नमस्कार दोस्तों, मैं गंगेश शुक्ला आईएएस पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आई होप आप सब लोग बढ़िया पढ़ लिख रहे होंगे। एग्ज़ाम यूपीएससी की जस्ट एक महीने बाद है। आज 29 अप्रैल है मेरे हिसाब से, जब मैं अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और यूपीएससी एग्ज़ाम जो है 28 मई को है। तो आप लोगों के पास सिर्फ़ और सिर्फ एक महीना रह गया है। तो ये जो आपकी यूपीएससी की मेंस की तैयारी जस्ट हम जो करवा रहे हैं, ये मेरे हिसाब से सितंबर या अगस्त के लास्ट वीक में आपको मेंस की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, जिसमें आप इंटरनल सिक्योरिटी का ये पेपर लिखने वाले हो। और मैं तो चाहूँगा कि मेरी ये वीडियो जो भी लोग जितने भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, सब के सब अच्छे नंबर से प्रीलिम्स में पास हो और मेंस की एग्ज़ाम अच्छे से लिखें। और उनके मेंस के एग्ज़ाम में, उनकी सप्लीमेंट्री में हमारा कुछ कंटेंट का योगदान हो, इसलिए हम लोग ये मेहनत कर रहे हैं। आशा आईएएस की टीम आपके पीछे लगी हुई है और आप जो है अच्छे नंबरों से पास हो, ये आशा आईएएस का कह सकते हैं कि दिल से एक शुभकामनाएं हैं। इसी शुभकामना के साथ हम स्टार्ट करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी का थर्ड टॉपिक क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने 2 टॉपिक ख़त्म कर लिए। 2 टॉपिक कौन से? पहला टॉपिक था आपका ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप्स, दूसरा टॉपिक था आपका ग्लोबल टेररिज्म, और तीसरा टॉपिक अब आपके सामने दिख रहा होगा जस्ट मेरे पीछे, मनी लॉन्ड्रिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मनी लॉन्ड्रिंग को एकदम इंटरेस्ट के साथ चलाएंगे। आज सिर्फ और सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग को समझेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे और हवाला ट्रांजैक्शन क्या होता है वो समझेंगे। उसी के साथ साथ सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि भाई साहब ब्लैक मनी क्या होता है, क्योंकि जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का शब्द यूज़ हो रहा है, जहाँ पे काला बाजारी जैसे शब्द यूज़ होते हैं, वहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि भाई साहब ब्लैक मनी क्या होता है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग को समझने से पहले आपको ये शब्द जो मेरे पीछे दिख रहा है, लॉन्ड्रिंग, व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ड्रिंग? लॉन्ड्रिंग होता क्या है? आपने कभी भी अपने कपड़े अगर दिए हो, अगर जो बच्चे गांव में रह रहे हैं, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो गांव में है, उनको तो नहीं आइडिया होगा यार कि लॉन्ड्रिंग क्या होता है, क्योंकि वो लोग तो कपड़े अपने नॉर्मली धोबी को देते हैं, या इवन तो हमारे वहाँ पे तो गांव में तो सब खुद ही धो लेते हैं। बट शहरों में क्या है, एक नया कल्चर है और पुराना भी कल्चर कह सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स वगैरह के टाइम से लॉन्ड्रिंग करवाना, अपने कपड़े लॉन्ड्रिंग करवाना, जो गंदे कपड़े होते हैं उसे लॉन्ड्रिंग करने भेजते हैं, मतलब साफ़ करवाने भेजते हैं, और वो वहाँ से साफ़ होकर घर पे आता है। ठीक है, डिलीवर देके जाता है कोई बंदा। अब ये होता क्या है, अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये है क्या कि आपने अपने गंदे कपड़े किसको दिए भाई साहब? लॉन्ड्रिंग करने वाले को दिए। ठीक है, लॉन्ड्री में दिए और उसने जो है आपको वापस साफ़ कपड़े दिए, मतलब आपका कपड़ा गंदा था जो कि साफ़ होकर आ गया। अब ये शब्द जो मनी लगाया गया है, क्या मनी भी गंदा होता है? पैसे भी गंदे होते? भाई होली में गंदे होते, ये तो हमने सुना था कि जेब में अगर आपने कह सकते हो कि भाई 500 600 500 रुपये की नोट अगर रख ली है, 2000 की नोट रख ली, 100 रुपये की नोट रख ली, किसी ने कलर का पानी फेंक दिया तो आपकी नोट गंदी हो जाएगी। या फिर कभी आरती वगैरह में जो है आपने अगर देखा हो तो कुछ चंदन वंदन लगा देते हैं तो आपकी नोट गंदी हो जाती है और वो नोट जो है आपको दिखती है। या फिर कभी हलवाई की दुकान पे गए, वहाँ पे तेल वेल लग गया, क्या ये नोट जो है हमको किसी लॉन्ड्रिंग वाले को देना पड़ता है जो हमको साफ़ करके देता है? इसे कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग वो है नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग है ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना। अब सर ये ब्लैक मनी क्या होता है? ब्लैक मनी आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा, काला धन। काला धन मतलब सिंपल कह लूँ कि भाई ऐसा धन जो कि अंधेरों से आया है, अंधेरी दुनिया से कमाया हुआ धन। अब अंधेरी दुनिया क्या होती है? अंधेरी दुनिया को अगर एक और शब्द में कहूँ तो भाई गैर कानूनी दुनिया, जहाँ पे गुनाह और क्या बोलते हैं, किडनैपिंग, गन रनिंग, ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह ये सब की जाती है। ऑब्वियस सी बात है वो अंधेरी दुनिया होगी, क्योंकि वहाँ पे रहने वाला इंसान सबका सब अंधा होता है, पैसों का अंधा। पैसों के सामने उसको कुछ नहीं दिखता, समझे? तो ऐसी दुनिया में रहने वाले लोगों को हम लोग अंधे ही कहेंगे और उस दुनिया को भी हम अंधी दुनिया ही कहेंगे, अंधेरी दुनिया, जहाँ पे किसी को पैसे के अलावा और कुछ नहीं दिखता। पैसे के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। वहाँ से जो कमाया हुआ धन होता है उसे क्या कहते हैं भाई साहब? ब्लैक मनी। लेकिन क्या वहीं से ब्लैक मनी मिलता है? ड्रग्स कमा बेच के, गन रनिंग करके और कह सकते हैं कि टेररिज्म फैला के, क्या ब्लैक मनी वहीं से कमाया जाता है? एक्चुअली ब्लैक मनी कमाने के बहुत सोर्सेज हैं। एक तो गैर कानूनी सोर्सेज जो आपको मैंने अभी बताए, इसे प्योरली कहा जाता है ब्लैक मनी के साथ साथ इसे मेजॉरिटी अगर बोला जाए तो इसे कहते हैं डर्टी मनी, यानी गंदे काम करके जो पैसा कमाया जाता है उसे कहते हैं डर्टी मनी। तो ब्लैक मनी किसे कहते हैं? ब्लैक मनी मेजॉरिटी सही तौर पे अगर देखा जाए
तो ब्लैक मनी दो प्रकार के, जो कि अभी मैंने एक बताया, जो कि मोटे मोटे तौर पे उसे डर्टी मनी कहा जाता है। अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के दूँ तो आप आए हो लोग समझ जाओगे। पहले तो देखो यहाँ पे किनारे पे लिख रहा हूँगा मैं, दिख रहा होगा आपको। एक होता है ब्लैक, जो आपने ब्लैक मनी सुना है, बट ये ब्लैक मनी कमाने के भी दो तरीके। एक तो भाई टैक्स इवेज़न करके, जो कि पूरे इंडिया में कोई ना कोई सभी करते हैं, क्या बोलते हैं अभी, बड़े बड़े बिजनेसमैन बिना टैक्स इवेज़न मतलब टैक्स की चोरी किए बिना भाई बिजनेस नहीं कर सकते। कौन चाहता है कि भाई 1 करोड़ रुपए कमाओ और 30% टैक्स दे दो। 30% टैक्स मतलब 30 लाख रुपए दे दो, समझ रहे हो। तो कोई भी बिजनेसमैन 30 लाख का, तो मतलब वैसे तो टैक्स तो सबको देना चाहिए, बट स्टिल 30 लाख रुपए रकम बहुत ज़्यादा है। तो वो कुछ भी करके अपने सीए के साथ जुगाड़ करता है और 30 लाख को जो है क्या करता है भाई साहब, कैसे भी करके अपने पास 20 लाख रुपए वो सेव कर ले और 10 ही लाख रुपए टैक्स दे, समझे, वो कोशिश करता है। लेकिन ये जो 20 लाख रुपए इसने कमाए, जो टैक्स चोरी करके कमाया, ये भी तो एक ब्लैक मनी है। क्या इसको मैं ब्लैक मनी नहीं कह सकता? ये भी एक ब्लैक मनी है, बट स्टिल इसको ये लोग इस हिसाब से कमा लेते हैं, मतलब जैसे एक प्रोविडेंट फंड में डाल दिया, सीएसआर एक्टिविटी वगैरह ये सब में डाल दिया, जहाँ पे इनको मतलब इन्हीं को फ़ायदा होता है। तो ये भी तो क्या है भाई, ब्लैक मनी ही है। कैसे भी करके जो सरकार को देना चाहिए था वो उन्होंने खुद ले लिया, ठीक। तो एक्चुअली इसमें भी क्या होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग टैक्स इवेजन में भी देखा जाता है। बट एक्चुअली जो अभी डील करना है, हमको डील करना है किससे? डर्टी मनी से, समझे। जो ब्लैक मनी कमाया जाता है किससे भाई साहब? गन रनिंग करके। गन रनिंग मतलब भाई मिर्ज़ापुर पिक्चर देखी होगी, पिक्चर क्या कह सकते हैं, वेब सीरीज़ देखी होगी, ठीक है, कालीन भैया, जिसमें वो लोग गन बेच के जो है पैसा कमा रहे थे, ठीक। दूसरा होता है ड्रग ट्रैफिकिंग। ड्रग ट्रैफिकिंग क्या होता है भाई? ड्रग्स को जो है ट्रैफिकिंग करना, मतलब गैर कानूनी तरीके से युवाओं के हाथों में पहुंचाना और नशा फैलाना युवाओं में, जिससे भाई उनकी सोचने की शक्ति और कोई डिसीजन लेने की शक्ति, और कह सकते हो कि भाई उनका व्यवहार पूरी तरीके से बिगड़ जाता है, जिससे समाज को बहुत बड़ा नुकसान होता है। समाज का नुकसान होना मतलब एक किसी परिवार का नुकसान होना, समझे, और एक परिवार नहीं, करोड़ों परिवारों का नुकसान होना। और करोड़ों परिवार और समाज का नुकसान हो जाए, इसका मतलब देश का नुकसान होना तय है, समझे। फिर होता है भाई आप सबका सबसे फेवरेट, क्या है भाई? नकली नोट, ठीक है। नकली नोट को क्या बोलेंगे हम लोग? नकली नोट को बोलेंगे हम लोग काउंटरफिट करेंसी, काउंटरफिटिंग कह सकते हैं। काउंटरफिट करेंसी, अभी रिसेंटली एक वेब सीरीज़ आई थी, शाहिद कपूर की थी, फर्जी, जिसमें आप नकली नोट छापते हो और नकली नोट छापने के बाद आप उससे पैसा कमाते हो। मतलब 2 करोड़ रुपए की अगर नकली नोट आपने छापी है, तो सामने वाले को आप 2 करोड़ रुपए की नकली नोट दोगे, सामने वाला आपको हो सकता है 1 करोड़ रुपए असली नोट दे, या फिर हो सकता है 1 करोड़ रुपए की वैल्यूएबल आइटम दे सकता है, जैसे 1 करोड़ रुपए का सोना दे दे, कोई ज्वेलरी दे दे हीरे मोती की, समझे। मतलब आपको तो सही ढंग से पैसा मिल रहा है, लेकिन आपने जो 2 करोड़ रुपए नकली छापे वो सामने वाला बंदा ले रहा है, समझे, और वो मार्केट में घुमाएगा, समझ आ रहा है। ये होता है काउंटरफिट करेंसी। तो ये जो आप रास्ते देख रहे हो कमाने के, ये सारे के सारे रास्ते जो है डर्टी है, मतलब बहुत गंदे रास्ते हैं, कह सकते हैं बहुत ही गैर कानूनी रास्ते हैं। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्चुअली देखा जाता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग देखा जाता है आखिर ये जो रास्ते अपनाए गए, कौन से रास्ते? ये जो डर्टी मनी का रास्ता अपनाया गया, आप इधर देख पा रहे हो, गन रनिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, काउंटरफिट करेंसी, ये जो डर्टी मनी है, इसको जब वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब दिखाया जाता है कि मैंने तो इसको गैर कानूनी तरीके से नहीं, मैंने इसको कानूनी तरीके से कमाया, तो इसको कहा जाता है भाई साहब मनी लॉन्ड्रिंग, समझ रहे हो। मोटे मोटे तौर पे इस प्रोसेस को कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग, जो कि डर्टी मनी को क्या करता है, एक साफ मनी मतलब वाइट मनी में कन्वर्ट करता है, समझ रहे हो। बट एक्चुअली ये जो डर्टी मनी है क्या? ये ब्लैक मनी ही है, बट सोर्स क्या है इसका कमाने का? एकदम गैर कानूनी है, समझ रहे हो। यहाँ पे भी ये क्या है, ब्लैक मनी है, लेकिन ये टैक्स इवेजन है। सीए वगैरह क्या करते हैं, प्रोफेशनल तरीके से टैक्स बचा देते हैं कि बड़े बिजनेसमैन का, बट एक्चुअली वो टैक्स किसको जाना चाहिए था? सरकार को जाना चाहिए था, समझ रहे हो। वो भी क्या कर रहा है, ब्लैक मनी ही बना रहा है। बट ये कह सकते हैं प्रोफेशनल रास्ता है, बट ये जो है बहुत ही ज़्यादा इलीगल रास्ता है। ये पैसे जो है मार्केट में नहीं आने चाहिए। तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना है भाई साहब, आज का मनी लॉन्ड्रिंग चैप्टर पढ़ना है, समझ आया। तो अगर कल को अगर आप कोई पूछे आपसे कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, तो उसको ब्लैक मनी से वाइट मनी कन्वर्ट होते हुए मत बोलना, उसको ये बोलना कि ये जो डर्टी मनी होता है,
डर्टी मनी जब वाइट मनी में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या, मनी लॉन्ड्रिंग। समझे? तो अगर कोई पूछे डर्टी मनी क्या होता है तो बोल देना भाई साहब, गंगेश सर ने समझाया था मनी लॉन्ड्रिंग में कि ब्लैक मनी दो प्रकार की होती है, एक टैक्स इवेजन से कमाई जाती है जो कि प्रोफेशनल इनकम है, ठीक है, प्रोफेशनल वे है चोरी करने का, और दूसरा होता है आपका गन रनिंग ट्रैफिकिंग, जो बहुत गैर कानूनी रास्ते होते हैं उसको कन्वर्ट करना। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना आगे का टॉपिक कि भाई हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। इस चैप्टर में हमको इंट्रोडक्शन देखना है, आज मेजॉरिटी हम इसके ऊपर देखेंगे, हवाला नेटवर्क क्या होता है वो देखेंगे, और आपका जो कह सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का प्रॉपर एक डेफिनेशन देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन के बिना तो काम चलता नहीं है, वो भी प्रोफेशनल डेफिनेशन होनी चाहिए, कोई सोर्स अच्छा खासा होना चाहिए, उसका डेफिनेशन होना चाहिए। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग टू मी वाला नहीं। ठीक है, कोई अच्छी खासी कोई संस्था हो, जैसे CBI हो, FBI हो, इंटरपोल हो, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को क्या करती हो, डिफाइन करती हो, तो उसका आप जो है रेफरेंस डाल के एग्जाम में डेफिनेशन दे सकते हो। ठीक, फिर उसके बाद वेरियस स्टेप्स देखेंगे। ठीक है, स्टेप्स आपके सामने यहाँ पे 3 स्टेप्स दिए हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस में यूज़ होता है। ज़रूरी नहीं है कि भाई प्लेसमेंट के बाद लेयरिंग ही हो, ज़रूरी नहीं है कि लेयरिंग के बाद इंटीग्रेशन ही हो। ठीक है, ये ओवरलैप कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि तीनों स्टेप पालन करना ज़रूरी है, हो सकता है एक स्टेप में भी आपका जो है ब्लैक मनी का वाइट मनी हो जाए। ठीक है, इसको हम समझेंगे बाद में। फिर बाद में देखेंगे हम लोग इम्पैक्ट्स, कि आखिरकार मनी लॉन्ड्रिंग से इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली क्या इम्पैक्ट होते हैं। फिर हम देखेंगे स्टेप्स टेकन इंडिया और ग्लोबल। ठीक है, लोकली और ग्लोबली हमने क्या स्टेप्स लिए, लोकली मतलब इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए, ग्लोबली मतलब आखिरकार यूनाइटेड नेशंस वगैरह सब एजेंसीज क्या कर रही हैं, उनको देखेंगे। कुछ चैलेंजेस की बात करेंगे, इंडिया के स्पेसिफिक क्या चैलेंजेस चल रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, और वे फॉरवर्ड देखेंगे कि आखिरकार हम क्या कर सकते हैं, भारत सरकार क्या सब कर सकती है, और हमारे तरफ से क्या अच्छा ओपिनियन आनी चाहिए वो देखेंगे। ठीक है, चलिए अब पहले तो इंट्रोडक्शन देखते हैं, मतलब डेफिनेशन की बात करते हैं, आखिरकार मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। तो मनी लॉन्ड्रिंग को अगर हम लोग एज पर इंटरपोल देखें, आपके पीछे डेफिनेशन दिख रही होगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो बढ़िया रहेगा। मैं थोड़ा स्क्रीन से निकलता हूँ। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर मैं ये डेफिनेशन को एक लाइन में आपके सामने पढ़ूँ तो ये इंटरपोल एक संस्था है जो कि इंटरनेशनल संस्था है। सारी की सारी पुलिस और सारी की सारी कह सकते हो कि भाई इंटरनेशनल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं, ठीक है, वो ये इंटरपोल की मेंबर होती है। समझे? इंटरपोल कह सकते हैं कि इंटरनेशनल पुलिस है, जो कि इंटरनेशनल जो कह सकते हैं कि गैंगस्टर्स होते हैं, इंटरनेशनल जो टेररिस्ट होते हैं, उनका पता लगाती है, उनको अरेस्ट करती है, और उनके लिए रिगार्डिंग जो है इंटेलिजेंस उस देश को प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये अगर मनी लॉन्ड्रिंग का इसका डेफिनेशन देखा जाए तो ये क्या कहता है, एनी एक्ट और अटेम्प्टेड एक्ट। ठीक है, मतलब कोई भी एक्ट या फिर कोई एक्ट करने की कोशिश की जा रही है। कौन सी कोशिश की जा रही है भाई साहब? टू कंसील और डिस्गाइज द आइडेंटिटी ऑफ इलीगली ऑब्टेन्ड प्रोसीड्स। ठीक है, सो दैट अपेयरिंग टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम लेजिटिमेट सोर्स। समझे? पहले तो एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। कंसील और डिस्गाइज मतलब होता है छुपाना, कंसील मतलब छुपाना। ठीक है, द आइडेंटिटी ऑफ इलीगल ऑब्टेन्ड प्रोसीड्स, इलीगली मतलब आप गैर कानूनी समझ रहे होगे, आइडेंटिटी मतलब पहचान, ऑब्टेन्ड प्रोसीड्स, प्रोसीड्स मतलब होता है कमाई, प्रोसीड्स मतलब होता है कमाई। ठीक है, सो दैट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम लेजिटिमेट सोर्स, लेजिटिमेट सोर्स मतलब कानूनी रास्ते से। तो इसको अगर आप जोड़ लें तो क्या होता है भाई, कोई भी ऐसी हरकत, एक्ट मतलब हरकत, या फिर कुछ कह सकते हैं कोई ऐसी घटना हो सकती है, कोई ऐसा एक्टिविटी हो सकता है कि जिसके वजह से हो क्या रहा है, वो बंदा कंसील कर रहा है, मतलब कुछ छुपा रहा है। क्या छुपा रहा है भाई? आइडेंटिटी छुपा रहा है। आइडेंटिटी मतलब पहचान छुपा रहा है। किसकी पहचान छुपा रहा है? तो पहचान छुपा रहा है किसकी? इलीगली ऑब्टेन्ड प्रोसीड्स, मतलब जो उसने गैर कानूनी तरीके से जो पैसा कमाया है उसकी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश हो रही है। ऐसा कर्म किया जा रहा है जिसमें उसकी गैर कानूनी कमाई को छुपाने की कोशिश की जा रही है। और क्या बोल रहा है, उसको इस तरीके से छुपाया जा रहा है कि वो आने वाले समय में कैसा दिखे, कि भाई वो ओरिजिन कहाँ हुई है, मतलब उसने वो जो कमाई है उसका जो ओरिजिन है, मतलब वो उसका जो जन्म है, उसका जो पैसे कमाने का जो रास्ता था वो कैसा था भाई साहब? लेजिटिमेट सोर्स, मतलब कानूनी रास्ते से उसने कमाया, मतलब छुपाने की कोशिश की, प्लस ऐसा भी कोशिश किया
कि भाई साहब जो उसने कमाया है वो लेजिटिमेट सोर्स से कमाया, बट एक्चुअली है क्या, वो इलीगल है। समझे? इसको और आगे देखते हैं भाई। आगे देखें तो भाई सिंपल एक और थोड़ा लंबा डेफिनेशन है, देख लेते हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, चलिए देखते हैं क्या लिखा है। वॉशिंग ऑफ द मनी विच हैज़ बीन अर्नड थ्रू इलीगल सोर्सेज एंड सब्सिक्वेंटली मिक्सिंग इट अप विथ लेजिटिमेट फंड्स इन सच अ वे दैट द ओरिजिनल सोर्स इज कंसील्ड एंड इट अपीयर्स टू हैव अर्न थ्रू लीगल सोर्सेज। भाई वही का वही सेम डेफिनेशन है, बस थोड़े शब्द इसमें ज़्यादा जोड़ दिए गए। वही बता रहा है कि भाई वॉशिंग ऑफ द मनी, मनी को धो देना। धो देना मतलब कैसे धो देना, कि ये बता रहा है कि वॉशिंग ऑफ द मनी विच हैज़ बीन अर्न थ्रू इलीगल सोर्स, मतलब वो जो कानून, वो जो कह सकते हैं भाई एविडेंस, मतलब जो कह सकते हैं जो सबूत है, उन सबूतों को धो डालना कि भाई ये जो है मैंने इलीगल सोर्स से कमाया था। समझ रहे हो? पूरे के पूरे सबूतों को इसने क्या किया, धो दिया। सब्सिक्वेंटली मिक्सिंग इट अप द लेजिटिमेट फंड इन सच अ वे दैट ओरिजिनल सोर्स ऑफ इज कंसील्ड एंड अपीयर्स टू हैव अर्न थ्रू लीगल सोर्स। मतलब इसको जो है क्या करें, ऐसे मिक्सिंग किया जाए, मिक्सिंग अप किया जाए इन पैसों को कि भाई मैंने इसको कहाँ से कमाया गया, लेजिटिमेट फंड है, मतलब मेरे लेजिटिमेट मतलब कानूनी फंड है, मैंने इसको कानूनी तरीके से कमाया है। और इसका जो ओरिजिनल सोर्स कैसा दिखना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए भाई, जो ओरिजिनल सोर्स है ना, ओरिजिनल, वो कंसील हो जाए, मतलब गैर कानूनी रास्ते से इसने कमाया था, बट वो हो जाएगा क्या, कंसील हो जाएगा, मतलब छुप जाएगा। बट दिखेगा कैसे, ठीक है, दिखने वाले को दिखेगा कैसे कि भाई ये मैंने जो है लीगल तरीके से कमाया है। समझ रहे हो? जो गन रनिंग करके जो पैसा कमाया वो जो है दिखेगा नहीं, बट ऐसा प्रोसेस किया जाएगा कि वो गन रनिंग मतलब जो आपका बंदूक बेच के जो पैसे कमाए हैं वो दिखने वाला नहीं है। क्या दिखेगा कि भाई इसको जो है मैंने कहाँ से कमाया, कोई बिज़नेस करके कमाया। कौन सा बिज़नेस? हो सकता है चूड़ी बेच के कमाया, हो सकता है बिंदी बेच के कमाया, हो सकता है कि भाई साहब फुग्गे उग्गे बेच के कमाया। समझे? तो ऐसे बिजनेस के थ्रू ये इसने पैसा कमाया। ये बीच का जो प्रोसेस है, गन से आखिरकार वो बिंदी कैसे हो गई, चूड़ी कैसे हो गई, वो जो प्रोसेस है उसको हमको समझना है, मनी लॉन्ड्रिंग। समझ रहे हो? समझेंगे, बट उससे पहले हम लोग हवाला कारोबार देखते हैं, हवाला कारोबार क्या होता है। ठीक है, चलिए। हवाला ट्रांजैक्शन समझना ज़रूरी है, क्योंकि हवाला ट्रांजैक्शन अगर आप नहीं समझोगे तो मनी लॉन्ड्रिंग का इतने बड़े बड़े जो कह सकते हैं जो ट्रांजैक्शन होते हैं अरबों खरबों में, वो आप नहीं समझ पाओगे। हवाला ट्रांजैक्शन जो होता है, हवाला ट्रांजैक्शन मेजॉरिटी देखा जाता है कि वो जो है ट्रस्ट के ऊपर चलता है। कोई किसी को नहीं जान रहा है, लेकिन जो है सिर्फ और सिर्फ विश्वास इन लोगों के बीच में है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है भाई साहब, एक जगह से दूसरी जगह पैसा पास हो जा रहा है, लेकिन पैसा वहाँ से हिल नहीं रहा है, वहीं का वहीं पड़ा है। समझे? चलिए देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले तो आप कोशिश करिए, ये डायग्राम जो मेरे पीछे दिख रहा है उसको अपने कह सकते हो कि नोटबुक में ड्रॉ करने का कोशिश करो। ड्रॉ करने से पहले मैं कहूँगा कि स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको समझते हैं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। समझने की कोशिश करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, हवाला ट्रांजैक्शन होता कैसे। ठीक है, हवाला ट्रांजैक्शन को आप समझते हैं, ध्यान से देखिएगा ये पूरे के पूरे मॉडल को। ठीक है, देखिए हवाला ट्रांजैक्शन क्या होता है। हवाला ट्रांजैक्शन को समझने के लिए पहले आपके सामने यहाँ पे एक कंडीशन है, एक स्टोरी फॉर्मेट में बताया गया है ताकि आपको ईजिली समझ आए। आपको मेरे पीछे यहाँ पे एक बंदा दिख रहा होगा, ठीक है, A2, ठीक है, A2 दिख रहा है, और आपको इस साइड दिख रहा होगा एक A1। ठीक है, A1 और A2 ये दोनों जो है, ये दोनों के बीच में एक रिश्ता है। कौन सा रिश्ता है भाई? ये बाप है, ये बेटा है, और ये जो है पप्पा है, मतलब बाप बेटे का रिश्ता है यहाँ पे। समझे? अब ये B1 और B2 को बाद में देखेंगे, पहले A1 और A2 की कहानी समझ लेते हैं, आखिरकार इनके बीच में अभी के समय कौन सा ट्रांजैक्शन होने वाला है। ठीक है, A1 को मैं जूम कर रहा हूँ, A1 को देखते हैं, जो कि यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा पर्पल कलर में। यहाँ पे ये जो है यही सेम चीज़ यहाँ पे US में दिख रहा होगा, सेम पर्पल कलर में। ठीक है, मेरे पीछे यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए ये पर्पल कलर में आपको दिख रहा है। ठीक है, ये दोनों एक ही है। समझे? अभी मान के चलते हैं। तो A1 क्या बोल रहा है? A1 एक बेटा है,
क्या बोलता है, नीड्स ये 10 लिखा है, नीड्स 10 करोड़ कैश इन यूएसए। इसके पास एक कोई ज़रूरत आ गई, ठीक है, 10 करोड़ रुपए इसको अचानक से ज़रूरत पड़ी है, 10 करोड़ रुपए इसको यूएस में, ठीक है, कहाँ पे चाहिए, यूएसए में 10 करोड़ रुपए चाहिए। चलिए मान के चलते एक कहानी बना लेते हैं। A1 जो है एक बहुत बड़ी फैमिली का लड़का है, इसके पापा बहुत बड़े सरकारी ऑफिसर हैं, मान के चलते हैं बहुत बड़े करप्ट ऑफिसर हैं, आईएएस अधिकारी हैं और 20-25 साल की सर्विसेज है, बहुत बड़े कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे करप्शन के केस आते हैं। आप लोग मत बनना करप्ट, ठीक है, अभी खाली समझ लीजिए। अभी एक स्टोरी लेके चलते हैं कि ये बहुत बड़ा करप्ट पिताजी का लड़का है और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। ज़िद्दी इतना है कि भाई अगर इसने अगर आज एक कोई चीज़ देख ली तो उसको कल वो चीज़ चाहिए, ठीक है। तो भाई ये लड़का मान के चलते किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और उस यूनिवर्सिटी में उसको कोई एक सामने उसका दोस्त मान के चलते लैम्बोर्गिनी लेकर आ गया। लैम्बोर्गिनी कार जो है तकरीबन कहते हैं 6-7-8 करोड़ रुपए की आती है। तो इसने सोचा कि चलो मैं जो है रोल्स रॉयस ले लूँगा। रोल्स रॉयस उससे भी महंगी आती है 10-11 करोड़ के आसपास। तो इसने सोचा चलो 10 करोड़ रुपए कैश मंगाते पापा से, और सामने वाले ने जो मेरे को इंसल्ट फील करा है लैम्बोर्गिनी दिखा के, उसको मैं जो है अगले हफ्ते रोल्स रॉयस दिखा के क्या करूँगा, जलाऊँगा, ठीक है। तो A1 को 10 करोड़ रुपए की ज़रूरत इसलिए पड़ी है। अब इसके पापा बैठे हैं कहाँ पे भाई, इसके पापा बैठे हैं ठीक यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इंडिया में बैठे। कहाँ पे बैठे हैं, इंडिया में बैठे। इसने अपने पापा को फ़ोन लगाया, भाई पापा मेरे को क्या चाहिए, कितने रुपए चाहिए, 10 करोड़। अगर आपने 10 करोड़ रुपए नहीं दिया तो भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पापा को भी पता है भाई मेरा बेटा नालायक है और ऊपर से बहुत ज़िद्दी है, ज़िद्दी से ज़्यादा जो है बहुत कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर लेता है। तो भाई उन्होंने बोला कि भाई ठीक है कोई टेंशन नहीं है, 10 करोड़ रुपए ही चाहिए ना, 10 करोड़ रुपए मैं इंडिया से भेज दूँगा। ये रहा इंडिया, समझे, 10 करोड़ रुपए क्या भेजना है इनको, यूएस में भेजना है। मतलब आप कंडीशन देखो, A2 की कंडीशन क्या है, फादर वांट टू सेंड 10 करोड़ कैश फ्रॉम इंडिया, समझे, यहाँ पे कोई भेजना चाहता है और यहाँ पे कोई लेना चाहता है। मतलब यहाँ पे कह सकते हो कि डिमांड जनरेट हुई यहाँ पे, और सप्लाई करने वाला कहाँ बैठा है, इंडिया में बैठा है, समझे, सप्लाई करने वाला कहाँ बैठा है, इंडिया में बैठा है। डिमांड यूएस में है, सप्लाई कहाँ पे आपका कह सकते हो इंडिया है। मतलब सप्लाई कौन करने वाला है, इंडिया करने वाला है, डिमांड किसके पास है यहाँ पे, यूएस के पास, एक बच्चे के पास, ठीक है। तो 10-10 करोड़ रुपए की डिमांड हुई है, इधर 10 करोड़ की डिमांड और इधर 10 करोड़ की सप्लाई होने की तैयारी है। ये कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यूएस में। अब यहाँ पे दूसरा केस देखते हैं, आपके सामने इधर दिख रहा होगा B1 नाम की कह सकते हैं भाई, यहाँ पे मदर नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग वाइफ, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट है, वाइफ कर देते हैं। B1 नाम की एक वाइफ यहाँ पे बैठी है, ठीक है। अब ये वाइफ यहाँ बैठी है, इससे पहले इसके हस्बैंड से मिल लेते हैं। इसका हस्बैंड यहाँ बैठा है आपके सामने, इंडिया में ही बैठा है। इसका हस्बैंड यहाँ पे इंडिया में दिखा रहा है, यहाँ पे इंडिया में ही बैठा है। B2 इंडिया में एक हस्बैंड बैठा है B2 नाम का, ठीक है। उस हस्बैंड को कोई बिजनेस करना है और उसको 10 करोड़ रुपए इंस्टेंटली कैश की ज़रूरत है, 1-2 दिन के अंदर ही, समझे, 1-2 दिन के अंदर ही इसको भी 10 करोड़ रुपए की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है, इंडिया में पड़ रही है। मतलब यहाँ पे अब एक डिमांड आ रही है कितने रुपए की, 10 करोड़ रुपए की। लेकिन हमने एक कंडीशन देखी थी कि भाई यहाँ से सप्लाई भी जाने वाली है यूएस की तरफ, कितने की, 10 करोड़ रुपए की, समझ रहे हो। तो सप्लाई भी इधर ही बैठी है और डिमांड भी वहाँ पे इंडिया में ही हो रहा है 10 करोड़ रुपए का, समझे, समझ आ रहा है। अब मान के चलते A2 वाला जो है दिल्ली में बैठा है, B2 जो है मुंबई में बैठा है, दोनों को कुछ पता नहीं है, ठीक है। अभी ये मान के चलते हैं, अब B2 को पता चल गया कि भाई मेरे को ज़रूरत है, तो ऑब्वियस सी बात है पैसे मांगेगा। तो इसने अपनी वाइफ को फ़ोन किया। वाइफ रहती है कहाँ पे, यूएसए में रहती है, समझे, और यूएसए में रहती है। उसको बोला कि 10 करोड़ रुपए मेरे को अर्जेंटली चाहिए। अब मान के चलते कि भाई इसकी वाइफ थोड़ी अमीर घराने से होगी, ठीक है। तो इसकी वाइफ ने बोला कोई बात नहीं, ठीक है, मिल जाएगा, डोंट वरी, तुम अपना धंधा करो अच्छे से, ठीक है। तो मैं 10 करोड़ रुपये भेजती हूँ, ठीक है, 10 करोड़ रुपये भेजती हूँ। भाई इसने भी जो है यहाँ से कर दिया आप क्या, सप्लाई करने का वादा कर दिया है कि मैं 10 करोड़ रुपए कहाँ भेजने वाली हूँ, इंडिया में भेजने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक डिमांड है और
ये भी बंदा जो है कहाँ भेजने वाला है, यूएसए में भी भेजने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी एक डिमांड है, समझे। यूएस में एक डिमांड है तो एक सप्लाई भी है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। सेम यहाँ पे भी एक क्या है भाई, सप्लाई है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, समझे। अब दोनों को ही पता है, भेजने वाले को, ये भेज रही है यहाँ से, कहाँ भेज रही है, इधर, और ये भेज रहा है कहाँ, इधर। ये और ये दोनों ही जानते हैं कि भाई 10 करोड़ रुपए में अगर भेजूंगा बाय बैंक तो सरकार को पता चल जाएगा। A2 अगर अपने बेटे को 10 करोड़ रुपए भेजता है तो भारत सरकार को पता चल जाएगा कि 10 करोड़ रुपए इस इंसान के पास पड़े हैं। ये सरकारी अधिकारी जिसकी सैलरी 1.5-2 लाख रुपए है, आखिरकार 10 करोड़ रुपए एक साथ अर्जेंटली कैसे भेज सकता है। सेम यहाँ पे इसकी बीवी, इसके पास भी 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा संपत्ति है, आखिरकार ये 10 करोड़ रुपए अचानक से इसके पास कैसे भेज रही है। चलो ये इंडिया में अगर ले भी रहा है तो 10 करोड़ रुपए जो अचानक से आए, भारत सरकार भी अलर्ट हो जाएगी। यहाँ पे भी यूएस में भी अगर इसके पास पैसे गए, इसके लड़के के पास बाय बैंक, तो यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट भी सतर्क हो जाएगी, 10 करोड़ रुपए अचानक से कहाँ से आए, समझे। तो भाई सरकारों से छुपकर ये लोग क्या करते हैं, एक रेमिटेंस सिस्टम रन करते हैं। रेमिटेंस सिस्टम मतलब पैसों का ट्रांजैक्शन करना, समझे। तो इसे जो रेमिटेंस सिस्टम को कहा जाता है, रेमिटेंस सिस्टम को, ये हवाला कारोबार को कहा जाता है पैरेलल रेमिटेंस सिस्टम, समझे। अब ये होता कैसे उसको समझते हैं। तो अभी तक हमने कहानी के अनुसार ये समझ लिया कि भाई A1 को पैसे चाहिए 10 करोड़, A2 को 10 करोड़ रुपए भेजने, B1 को भेजने यहाँ पे, और B2 को यहाँ पे चाहिए, समझे। अब होगा क्या, A2 को पता है 10 करोड़ रुपए अगर भेजा तो भारत सरकार पकड़ लेगी। ये किसी हवाला कारोबार को, कारोबारी जो होता है हवाला कारोबारी, उसको फ़ोन करेगा, जो कि यहाँ पे आपके समझ लीजिए ये वाई नाम का बंदा बैठा है। हवाला कारोबारी को बोलेगा कि भाई मुझे 10 करोड़ रुपए मेरे बेटे को अर्जेंटली भेजने, 1 हफ्ते के अंदर, 1 दिन 2 दिन 3 दिन कितने भी दिन में ले ले, बट 1 हफ्ते के अंदर जाना चाहिए। वाई के पास 10 करोड़ रुपए चले गए, ठीक है। A2 ने वाई को दिया 10 करोड़ रुपए। अब ये क्या करेगा, वाई जो है सेम किसी हवाला कारोबारी को कांटेक्ट करेगा यूएस में, समझे, कि भाई 10 करोड़ रुपए यूएस में भेजने हैं, कोई है। अब यहाँ पे भी ये औरत भी क्या करेगी, ये वाइफ, B2 की वाइफ B1, इसको भी पता है 10 करोड़ रुपए में बैंक से भेज नहीं सकती, तो ये क्या करेगी, ये भी किसी ना किसी, ये B1 किसी ना किसी एक्स, मतलब कह सकते हैं ये रही आपकी हवाला कारोबारी, इसको कांटेक्ट करेगी, भाई मुझे भी भेजने हैं, कहाँ पे, इंडिया में, समझे। तो भाई ये दोनों कैसे भी करके वाई और एक्स, क्योंकि हवाला कारोबारियों में भी एक कांटेक्ट होता है, उन लोगों को कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट माना जाता है, उनको तुरंत पता चल जाता है कहाँ डिमांड कहाँ सप्लाई है। तो वाई ने जैसे मैसेज डाला होगा यूएस के हवाला कारोबारी नेटवर्क में कि भाई 10 करोड़ रुपए मुझे यहाँ भेजने हैं, वैसे ही ये एक्स नाम की जो कह सकते हैं हवाला कारोबारी यूएस में बैठी है, उसने मैसेज इसको किया होगा कि भाई यहाँ पे भी 10 करोड़ रुपए किसी को भेजने, समझे। तो वाई क्या लेगा इन्फॉर्मेशन एक्स से कि भाई किसको भेजने हैं, तो एक्स बोलेगी B1 को कि भाई किसको भेजने हैं, तो B1 बोलेगी भाई मुंबई में एक बंदा रहता है B2 नाम का, उसको 10 करोड़ रुपए भेजने। तो जो A2 का 10 करोड़ रुपए वाई के पास आया था, वाई क्या करेगा, उसको B2 को दे देगा। B2 और A2 एक दूसरे को नहीं जानते, समझे। ये चीज़ होता है हवाला कारोबार में, ट्रस्ट के नाम पे पैसा घूमता है। जैसे ही B2 को वाई ने जो है, जैसे ही B2 को 10 करोड़ रुपए दिए, वैसे ही एक्स जो है इसका पैसा 10 करोड़ यहाँ पे आया हुआ है, समझे। B1 ने एक्स को क्या दिया है, 10 करोड़ रुपए दिए, मेरे पतिदेव के पास पहुँचा दो। तो पतिदेव के पास तो 10 करोड़ रुपए पहुँच गए, बट 10 करोड़ है किसके, A2 के हैं। तो भाई A2 को 10 करोड़ तो A1 को भेजने थे, तो एक्स के पास जो 10 करोड़ रुपए बचा हुआ है वो क्या करेगी, A1 को दे देगी, समझ आ रहा है। तो A1 को 10 करोड़ की ज़रूरत थी, मिल गया, किसके हवाले, ये एक्स नाम की हवाला कारोबारी के हवाले, ठीक है। और B2 को भी 10 करोड़ की ज़रूरत थी, किसने दिया, वाई ने दिया, जिस पैसा किसका था, A2 का, समझे। किसके द्वारा मिला, वाई के द्वारा, जो कि हवाला कारोबारी है। तो इन लोगों का ट्रांजैक्शन किसने किया, ये हवाला कारोबारियों ने दिया। अब इनको क्या फ़ायदा होता होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ हिस्सा लेते होंगे ये लोग, एक्स्ट्रा चार्ज करते होंगे। हो सकता है 10 करोड़ रुपए का 11 करोड़ रुपए डिमांड करके 1 करोड़ तो हम लोग सिर्फ ट्रांजैक्शन फीस लेंगे, समझे। तो इस प्रकार से चलता है आपका हवाला ट्रांजैक्शन, समझे। इसी सिस्टम को कहा जाता है पैरेलल रेमिटेंस सिस्टम।
और अगर आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा ईडी की रेड, किसकी रेड? ईडी की रेड, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो ईडी की रेड कभी भी किसी के वहाँ पे पड़ती है तो उसके वहाँ पे या फिर उसके ऊपर कौन सा एक्ट लगता है? तो PMLA एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, समझे? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA एक्ट, समझे? मतलब उसने ज़रूर मनी लॉन्ड्रिंग करने की कोशिश की होगी, उसने हवाला ट्रांजैक्शन ज़रूर आया होगा पिक्चर में, क्योंकि ये आज भी होता है और इससे अच्छा सिस्टम आज भी कोई नहीं है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, हवाला ट्रांजैक्शन आप लोग ने अगर अच्छे से समझ लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा होगा तो वापस से क्या करिए, रिकैप करिए और उसको 2x की स्पीड में देखिए। आई होप आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा। इफ़ अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी हमारी वीडियोज़ को भेजिए, उन तक पहुँचाइए ताकि उनको भी इतना अच्छा कंटेंट मिलता रहे। थैंक यू सो मच।